Yesterday we have started chapter 14, linear programming. और कल हमने सीखा है वर्ड प्रॉब्लम को प्रोग्राम में कन्वर्ट करना, फिर हमें सीखना है ग्राफ बनाना। बट अभी दो वर्ड प्रॉब्लम बची हैं, एग्जाम्पल नंबर 5 एंड एग्जाम्पल नंबर 6। एग्जाम्पल नंबर 6 पे हॉट्स लेवल लिख लो, HOTS। एग्जाम्पल 6 इज रियली हॉट्स लेवल प्रॉब्लम, ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम। एग्जाम्पल नंबर 5 ट्राई किया है क्या घर पर? हो गया, हो गया। और ये पांचों भी ट्राई कर लिए एक्सरसाइज के। ओके, तो हम जल्दी से एग्जाम्पल नंबर 5 बहुत स्पीडली करते हैं, है ना? जिन बच्चों ने घर पर नहीं किया, ये रफ वर्क। एक डाइट में कम से कम 80 यूनिट्स ऑफ विटामिन ए होना चाहिए और 100 यूनिट्स ऑफ मिनरल होने चाहिए। दो फूड अवेलेबल है। एक फूड F1 है जिसका कॉस्ट 1 kg 4 रुपए, F2 1 kg 5 रुपए। और हमें क्या करना है? कॉस्ट को मिनिमाइज, नहीं, कॉस्ट को मिनिमाइज करना है क्या? यस, वी विश टू मिनिमाइज द कॉस्ट। तो लेट F1 हमने X kg खरीदा और फूड 2 हमने Y kg खरीदा। हमें पता चल चुका है कि हमें मिनिमाइज करना है। 1 kg 4 रुपए का आया तो X kg 4X रुपए का आएगा। फूड 2 1 kg 5 रुपए का है तो Y kg 5Y रुपए का आएगा। तो ये हो गया हमारा Z। अब हम चलेंगे आगे। फूड वन का 1 यूनिट विटामिन ए में 3 यूनिट है और 1 kg फूड 1 के 1 kg में विटामिन ए 3 यूनिट है एंड मिनरल्स 4 यूनिट है। फूड 2 के 1 kg में विटामिन ए 6 यूनिट है और मिनरल 3 यूनिट है। ये रफ वर्क से अब हमें बहुत आराम हो जाएगा। और कितना होना चाहिए? कम से कम 80 और मिनरल कम से कम 100। विटामिन कम से कम 80। टोटल विटामिन बताओ। 1 kg में 3 यूनिट, X kg में 3X। 1 kg में 6 यूनिट, Y kg में 6Y। टोटल विटामिन कंटेंट शरीर में कम से कम 80 जाना चाहिए, कम से कम 80। कौन सा साइन? कम से कम 80। इसको बोलते हैं ग्रेटर देन इक्वल टू। ग्रेटर देन इक्वल टू 80 से ज्यादा हो जाए कोई बात नहीं, बट 80 से कम हुआ तो विटामिन की पूर्ति नहीं हो पाएगी। और मिनरल, टोटल मिनरल 1 kg में 4 यूनिट तो X kg में 4X। एंड टोटल मिनरल कम से कम 100 यूनिट होना चाहिए। और दो कॉन्स्टेंट अपने, इन्हें बोलते हैं नॉन नेगेटिव कॉन्स्टेंट्स। तो ये हमारा तैयार हो गया लीनियर प्रोग्राम। तो आपने नोटिस किया पहले पांचों एग्जाम्पल बहुत इजी थे। पहले पांचों एग्जाम्पल बहुत इजीली हो गए और एग्जाम्पल 6 में थोड़ी मेहनत ज्यादा होगी। अब सीखेंगे एग्जाम्पल नंबर 6। ये रफ वर्क है। इन्होंने रफ वर्क थोड़ा मैनर्स में, तमीज में किया है टेबल में। रफ वर्क के ना मार्क्स मिलेंगे ना कटेंगे, प्रोग्राम के मार्क्स मिलने हैं। शुरू कर ले एग्जाम्पल 6। एग्जाम्पल 6 को एक दो बार पढ़िए बेटा।
एग्जाम्पल नंबर 6, आगे जाके ये वर्ड प्रॉब्लम दोबारा है, तब हमें ग्राफ बना के क्या करना पड़ेगा, मैक्सिमाइज और मिनिमाइज। चलो आराम आराम से पढ़ते हैं, ध्यान से। एक ब्रिक मैन्युफैक्चरर है, ब्रिक्स बनाता है, उसके पास दो डिपॉट्स हैं, डिपॉट ए, डिपॉट बी। ये भी बताऊंगी डायग्राम, रफ डायग्राम ऐसे ही क्यों बना रहे हैं और किसी तरीके से डायग्राम क्यों नहीं बनाया, अभी बताती हूँ। जो डिपॉट ए है उसके पास स्टॉक है 30,000 ब्रिक्स का। अब इन्होंने 1000 ब्रिक्स को 1 यूनिट ले लिया। जब ग्राफ बनाओगे 30,000 कैसे ड्रॉ करोगे, तो इन्होंने 1000 को 1 यूनिट ले लिया है। 30 तो फिर भी बना दोगे, 5, 10, 15, 20, 25, 30, है ना। 6 ब्लॉक में 30 रिप्रेजेंट हो जाएगा। 30,000 कैसे रिप्रेजेंट करोगे, तो जो फाइनल आंसर आएगा, मान लो फाइनल आंसर आया x इज इक्वल टू 2, तो x इज इक्वल टू 2 का मतलब है 2000। 1 यूनिट 1000, तो 2 यूनिट 2000, 30 यूनिट 30,000। तो इन्होंने क्वेश्चन को सिंपल बनाने के लिए हजारों को 1000 को 1 यूनिट ले लिया, जिससे ग्राफ जब बनाना पड़ेगा तो ग्राफ बहुत इजीली बन जाएगा। तो जो आंसर आएगा एक्स और वाई का, उसको फिर 1000 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। पेज नंबर 660। एक ब्रिक मैन्युफैक्चरर है, उस ब्रिक मैन्युफैक्चरर के पास दो डिपॉट है, डिपॉट ए, डिपॉट बी। डिपॉट ए का जो स्टॉक है, इसके पास 30,000 ब्रिक्स है। जब हमारी इनइक्वालिटीज बन जाएंगी और जब हम उनसे ग्राफ बनाएंगे, 30,000 हजारों में ग्राफ बनाना मुश्किल होता है, तो इन्होंने 1000 को 1 यूनिट ले लिया। तो अब यदि मुझे 30 यूनिट बनाना है, 30 यूनिट बनाना इजी हो जाएगा। ये बन गया 30 यूनिट। तो इसलिए इन्होंने 1000 को 1 यूनिट ले लिया, जिससे ग्राफ इजीली बन जाए। अभी आएगी बात समझ में, आगे चलते हैं। पी के पास 30,000 ब्रिक का स्टॉक है, मतलब 30 यूनिट। 30 यूनिट मतलब 30,000। ओके। जो डिपॉट बी है उसके पास 20,000 का स्टॉक है। 20,000 मतलब 20 यूनिट्स। ये बात क्लियर हो रही है। 1000 को 1 यूनिट मानने का पर्पस क्या है, कि जब हम एक्सरसाइज 2 में ग्राफ बनाएंगे, तो हमें ग्राफ बनाने में 20,000 बनाने में बहुत दिक्कत आएगी। 20 इंसान फिर भी प्लॉट कर सकता है, 1 बॉक्स को 5 मानकर। ओके, चलिए आगे चलते हैं। ही रिसीव्स ऑर्डर फ्रॉम, उस मैन्युफैक्चरर को 3 बिल्डर ने ऑर्डर दिया, पी, क्यू एंड आर। अब ये डायग्राम ऐसे ही क्यों बनाया जा रहा है, अभी बताती हूँ 5 मिनट बाद। ये 3 बिल्डर है, इन तीनों ने ऑर्डर दिया उस ब्रिक मैन्युफैक्चरर को। अब पी का ऑर्डर आया 15,000 ब्रिक्स का, यानी 15 यूनिट का ऑर्डर पी ने दिया, 20 यूनिट का ऑर्डर क्यू ने दिया, और आर बिल्डर ने दिया 15 यूनिट का ऑर्डर। आगे चलते हैं। कॉस्ट इन रुपीज, 1000 ब्रिक को ट्रांसपोर्ट करने का कॉस्ट डिपॉट ए से पी तक 40 रुपए है। डिपॉट ए से पी तक 40 रुपए है 1000 ब्रिक ट्रांसपोर्ट करने का। तो क्या मैं यहाँ पर यूनिट लिख सकती हूँ, डिपॉट ए से बिल्डर पी तक 1000 यूनिट पहुंचाने का खर्चा 40 रुपए है। 1000 ब्रिक मतलब 1 यूनिट पहुंचाने का खर्चा 40 रुपए है। डिपॉट ए से क्यू तक पहुंचाने का खर्चा 20 रुपए है। अभी मैं जो इनकी टेबल, ये जो टेबल में कॉस्ट है, इसको अभी मैं डायग्राम में प्लॉट नहीं कर रही हूं, वरना मुझे कॉन्स्टेंट्स बनाने में दिक्कत होगी, कंफ्यूजन होगा। अब आपने क्या नोटिस किया, अब क्वेश्चन हो जाता है खत्म। हमें करना है ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा मिनिमाइज। क्या चाहेगा ब्रिक मैन्युफैक्चरर, प्रॉफिट तो हो मैक्सिमम और ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा हो मिनिमम। क्वेश्चन है ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा मिनिमाइज कीजिए। मिनिमाइज
कैपिटल जेड। अब ये क्वेश्चन पहले 5 से मुश्किल क्यों है? पहले 5 से बहुत मुश्किल है। ये देखो कितना सारा डाटा, ऊपर से एग्जाम्पल 5 कितना इजी था। टोटल विटामिन कम से कम 80 यूनिट होना चाहिए, टोटल मिनरल कम से कम 100 यूनिट होना चाहिए। बन गए दो कॉन्स्टेंट, केवल और केवल गिनती के दो कॉन्स्टेंट। पहले पांचों एग्जाम्पल वेरी इजी टू अंडरस्टैंड। अब इसमें तो समझ ही नहीं आ रहा है, शुरुआत करें तो करें कैसे? कॉन्स्टेंट जेड कैसे बनाए? यहाँ कैसे बनाया फटाफट जेड आपने? 1 kg 4 रुपए का फूड 1, तो x kg 4x रुपए का, फूड 2 1 kg 5 रुपए का, तो y kg 5y रुपए का, और टोटल कॉस्ट करना है मिनिमाइज। क्या फटाफट z बन गया? पहले पांचों में फटाफट z बन गया था, बट इसमें ओ भाई z बनाना ही नहीं आ रहा है, शुरू कैसे करना है? इसलिए ये क्वेश्चन हॉट्स लेवल में जाता है। अब ध्यान से सुनना। लेट क्या एज्यूम किया? यहां साफ साफ दिख रहा था फूड 1 x kg, फूड 2 y kg। यहां तो अजम्पशन भी सोचना है, किसको एज्यूम करें। तो देखो ध्यान से, डिपॉट ए ने बिल्डर पी को एरो, बिल्डर नहीं भेजेगा डिपॉट को, डिपॉट जहां पे 30,000 का स्टॉक है, इसने बिल्डर पी को x यूनिट भेजा और इसने बिल्डर क्यू को y यूनिट भेजा। कल क्या बताया था? थर्ड वेरिएबल यूज नहीं कर सकते क्योंकि ग्राफ 2D फिगर है, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, वेरिएबल जेड यूज नहीं करना। अब जरा मुझे अपना दिमाग, ब्रेन यूज करके बताओ। क्या बात है, डिपॉट ए बिल्डर आर को कितना भेज पाएगा? उसके पास स्टॉक ही 30 का है, एक्स यूनिट इसे भेज दी, वाई यूनिट इसे भेज दी, तो वो बिल्डर आर को कितना भेज पाएगा? मान लो बेटा 10 यूनिट इसे भेज दी, 7 यूनिट इसे भेज दी, तो 30 में से 17 माइनस करके जितनी यूनिट उसके पास बची है उतनी ही तो भेज पाएगा बिल्डर आर को। ठीक है, तो अब z बनेगा बाद में, z और ज्यादा मुश्किल है। पहला कॉन्स्ट्रेंट दिस, जो ये इन्होंने भेजा है यूनिट, ये पॉजिटिव होना चाहिए, 0 हो सकता है। मान लो डिपॉट पी को भेज ही नहीं रहा, बिल्डर पी सब कुछ डिपॉट पी से मंगा रहा है, तो ये 0 तो हो सकता है, नेगेटिव नहीं हो सकता। इस एरो पे जो लिखा है इट शुड ऑल्सो पॉजिटिव, उस एरो पे जो लिखा है ये भी पॉजिटिव होना चाहिए। 0 हो सकता है, 0 क्यों हो सकता है? सुनो अर्णव, कंसंट्रेशन। ये 0 क्यों हो सकता है? मान लो इसने 30 में से 20, अच्छा इसे चाहिए ही 15, 15 इसे भेज दिया और 15 इसे भेज दिया, तो वो इसे भेजेगा ही नहीं। तो इट कुड बी 0, इट कुड बी 0, बट इट कुडंट बी नेगेटिव। तो जो तीनों एरो पे क्वांटिटीज हैं, ऑल द क्वांटिटीज शुड बी पॉजिटिव। मतलब इस क्वेश्चन में ये एटलीस्ट और एटमोस्ट वाला रोल नहीं है, इसमें बुद्धि कहेगी। क्या कह रही है हमारी बुद्धि? कि ये एरो पे जो भी क्वांटिटीज हैं, दीज ऑल द 3 क्वांटिटीज एट एवरी कॉस्ट मस्ट बी पॉजिटिव। नेगेटिव कैसे, 0 कैसे पॉसिबल है? मैं इक्वल टू, मैं केवल ग्रेटर क्यों नहीं ले रही हूं, मैं इक्वल भी क्यों ले रही हूं? समझ आ रहा है? 0 पॉसिबल है ना। 30 में से केवल क्यू और आर को भेज दिया, नहीं भेज रहा है वो पी को, ये डिपॉट ज्यादा दूर है बिल्डर पी से, बिल्डर पी अपनी सारी रिक्वायरमेंट डिपॉट बी से भी तो मंगा सकता है, तो इट कुड बी 0 बट इट कुडंट बी नेगेटिव। पहले मुझे ये बताओ, ये 3 एरो समझ में आए तो मैं आगे बढ़ूंगी। एक भी स्टूडेंट ऐसा है जिसे ये 3 एरो समझ ना आए? ऑनलाइन वाले बताएं, शैल आई प्रोसीड? मैम वो थर्ड वाला बता दे, आर वाला। थर्ड वाला एरो बता दो। डिपॉट ए के पास स्टॉक ही 30 यूनिट है, उस बेचारे के पास 30 यूनिट है, 30 यूनिट में से x यूनिट इस बिल्डर को दे दी, y यूनिट इस बिल्डर को दे दी, वो r को कितनी भेज पाएगा? जितनी उसके पास बची। कितनी बची? ओके मैम, क्लियर। ठीक। ओके, चलिए b के पास स्टॉक है 20 यूनिट। अब मुझे ये बताओ b p को कितना भेजेगा? पहले आप लोग सोचो फिर मैं बताऊंगी। डिपॉट b बिल्डर p को कितनी भेज सकता है? क्या बात है,
क्या बात है, क्या फटाफट आंसर बताया। इसको 15 की रिक्वायरमेंट है, एक्स यूनिट वो उससे मंगा चुका, मान लो 15 में से 5 यूनिट वहां से मंगाई, तो भैया 10 यूनिट यहां से मंगाएगा। 15 माइनस एक्स, इसको जरूरत 15 की है, रिक्वायरमेंट 15 यूनिट की है। 15 में से जितनी भी वहां से मंगा ली, मान लो 15 की 15 वहां से मंगा ली, तो यहां से 0 मंगाएगा। मतलब इस एरो की क्वांटिटी भी 0 तो हो सकती है, ग्रेटर देन 0 हो सकती है, नेगेटिव नहीं हो सकती। मान लो ये 15 की 15 ए से मंगा ले, तो इससे 0 मंगाएगा। वहां से 14 यूनिट मंगाई, तो इससे 1 यूनिट मंगाएगा। वहां से 10 यूनिट मंगाई, तो यहां से 5 यूनिट। इन दोनों एरो का टोटल 15 होना चाहिए। वो अपनी रिक्वायरमेंट पूरी करेगा ना, या तो दोनों डिपॉट से थोड़ा थोड़ा मंगाएगा, या एक ही डिपॉट से सारा मंगा लेगा, दूसरे से 0। आ रहा है समझ? चलो यहां से बताओ, बी क्यू को कितना भेज पाएगा? इसको 20 माइनस एक्स बोल दिया। अच्छा मैंने गलत सुना, इसको 20 की जरूरत है, वाई मंगा चुका है, तो बचा हुआ डिपॉट बी से मंगा लेगा। अब इस एरो पे लिखने के दो तरीके, इस एरो पे लिखने के दो तरीके। इसको 15 की जरूरत है, इतना मंगा चुका है, जरूरत 15 की है, इतना डिपॉट ए से मंगा चुका है, तो 15 माइनस, इसको माइनस करते हुए साइन चेंज, तो कितना आ गया? एक तरीका ये। दूसरा तरीका जरा मैं लिख दूं, पांचवें एरो की क्वांटिटी भी पॉजिटिव और छठे एरो की क्वांटिटी भी पॉजिटिव, ये बने 6 कॉन्स्ट्रेंट्स। क्या बोलते हैं इन्हें, क्या सीखा था कल? इन इक्वेशंस को बोलते हैं कॉन्स्ट्रेंट्स। पहले पहला मेथड बताओ, समझ आया? इसको 15 की जरूरत थी, उतनी क्वांटिटी वो मंगा चुका, 15 में से वो माइनस, बची हुई इससे मंगाएगा। दूसरा मेथड, इसके पास स्टॉक 20 का स्टॉक है, 20 में से इतनी और इतनी भेज चुका, अरे जितनी उसके पास बचेंगी उतनी ही तो वो आर को भेजेगा। तो इस एरो पे लिखने का दूसरा तरीका, इसके पास स्टॉक है 20, आप एग्जाम में एक ही मेथड करेंगे, बट मुझे तो दोनों समझाने हैं। इसके पास स्टॉक 20 यूनिट का है, 20 में से इतनी भेज चुका, माइनस कर दो, 20 में से इतनी भेज चुका, माइनस कर दो। अब जो बचेंगी वो आर बिल्डर को भेजेगा। कितनी बची? 20 माइनस 20, सेम। और सेम तो आएगा ही, अलग यदि इस एरो पे अलग अलग आ गया तो हम कहीं गलत है। हाउ इज इट पॉसिबल एक मेथड से एरो पे अलग आए और दूसरे मेथड से एरो पे अलग आए? तो जिसको जो इजी लग रहा है, इस एरो पे लिखने के दो तरीके, 15 की मदद से भी लिख सकते हो, बिल्डर आर की मदद से भी लिख सकते हो, 20 की मदद से भी लिख सकते हो, डिपॉट बी की मदद से भी लिख सकते हो। और 6 की 6 एरो पे जो ये ब्रिक्स की क्वांटिटीज हैं, ये ऑल द क्वांटिटीज विल बी पॉजिटिव। तो इस क्वेश्चन में एटलीस्ट ये पहले 5 जैसा नहीं है। और अभी तो महान काम रह रहा है जेड। पहले मुझे इतनी तसल्ली दे दो कि मैम हमें 6 के 6 एरो, हमें 6 के 6 कॉन्स्ट्रेंट समझ आ गए। ऑफलाइन वाले दो पहले तसल्ली, 6 के 6 एरो समझ। बेटा आपको लग रहा होगा मैम इस क्वेश्चन को लेके इतनी चिंतित क्यों हो रही है। लास्ट ईयर भी मुझे ये क्वेश्चन चैप्टर खत्म होने के बाद 3 बार दोबारा समझाना पड़ा इंडिविजुअली। नहीं पिक कर पाए कोई बच्चे, इट्स ओके। ऑनलाइन वाले बताएं, 6 के 6 एरो क्लियर है? यस मैम। मैम क्लियर है। ओके। अब डायग्राम ऐसे ही क्यों बनाया? क्या हम घर से रट के जाएंगे कि डायग्राम ऐसे ही बनाना है? इसका देखो कितना बड़ा कारण है। मान लो मैं डिपॉट तो बना दूं ऐसे और बिल्डर बना दूं ऐसे, हमें क्या सपना आ रहा है कि बिल्डर्स बीच में होंगे किसी सिटी में, और डिपॉट तीनों बिल्डर से एक तरफ होगा, दूसरा डिपॉट तीनों बिल्ड, क्या पता दोनों डिपॉट उधर की तरफ ही हो। हमें क्या एरिया दे रखा है क्वेश्चन में कि कौन किस डायरेक्शन में है? यदि मैं क्वेश्चन को ऐसे बना देती, जस्ट इमेजिन, डिपॉट ए तीनों को भेजेगा, डिपॉट बी तीनों को भेजेगा। अब मैं जब इन 6 एरो पे लिखूंगी, क्या मैं खुद ही समझ पाऊंगी किस एरो पे क्या लिखा है?
एग्जामिनर तो बाद में पजल होगा, स्टूडेंट को ही नहीं समझ में आएगा भाई मैं कौन से एरो पे क्या लिख रहा हूं। तो जस्ट क्लैरिफिकेशन के लिए, इस मुसीबत से बचने के लिए फिगर ऐसे बनाई है। हमें नहीं पता डिपॉट कहाँ है, बिल्डर कहाँ है, वी डोंट नो। नीट एंड क्लीन फिगर बनाने के लिए, सब कुछ इंटरमिंगल ना हो, इस वजह से ये किया है। ठीक है, चलो अब बनाते हैं सबसे मुश्किल काम जेड। अब आप टेबल आप लोग देखोगे, मैं बुक नहीं उठा रही हूं। आप लोग मुझे बताओ, डिपॉट ए से डिपॉट पी तक 1 यूनिट पहुंचाने का खर्चा, 1 यूनिट 40 रुपए, और इसने पहुंचाया x यूनिट, तो कितना खर्चा हुआ? 40x। अब आप टेबल देखो और बताओ, डिपॉट ए से डिपॉट क्यू तक 1 यूनिट पहुंचाने का खर्चा 20 रुपीज, y यूनिट पहुंचाया। मैं फिंगर रखती रहूंगी। डिपॉट ए से बिल्डर आर को 1 यूनिट पहुंचाने का खर्च 20 अगेन, और इतना यूनिट पहुंचाया 20 इंटू दिस। आगे चलो, ये z इतना ही मुश्किल है, क्या करें? डिपॉट बी से बिल्डर पी को 1 यूनिट पहुंचाने का खर्चा, फिर 20, और पहुंचाया इतना 15 माइनस एक्स इंटू 20, प्लस बी से क्यू तक 60, यानी ये जरूर बिल्डर बी, वो बिल्डर क्यू बहुत दूर होगा, जो 60 रुपए का खर्चा आ रहा है 1 यूनिट का, पहुंचाया इतना, दिस इंटू 60, प्लस डिपॉट बी से बिल्डर आर 40, पहुंचाया इतना, इतना यूनिट इंटू 40। अब आपको बड़ी सावधानी से सारे ब्रैकेट ओपन करने हैं, एक्स कलेक्ट करना है, वाई कल इतना भयंकर जेड। तो मतलब गलती होने की कितनी ज्यादा प्रोबेबिलिटी है इस क्वेश्चन में। कहाँ तो थे पहले 5 एग्जाम्पल, और कहाँ ये है एग्जाम्पल 6। हॉट्स लेवल है ना, बहुत मेहनत है एग्जाम्पल 6 में। इसमें हर साल 15 मिनट ही लगते हैं समझाने में। अब आप इसको जस्ट कॉपी डाउन कर लो, और घर पे जाकर आप इसको रिपीट करेंगे, बिना देखे, बिल्कुल बिना किसी हेल्प के। अभी तो हम देख के कॉपी करेंगे, क्योंकि यदि अभी हमने बिना देखे करा, अभी आगे भी पढ़ना है हमें। और मैं यही खड़ी हूं कोई भी स्टेप दोबारा बताने के लिए। यस हिमांशी, ये क्यों आया? बिल्डर क्यू ने इससे कितना मंगा चुका है, और इसको जरूरत 20 की है। मान लो 8 यूनिट मंगा चुका है, तो इससे 12 नहीं मंगाएगा बेटा? किसके पास है 5 लेफ्ट? बी नहीं, क्या पता बी पी को भेजे ही ना कुछ भी। बेटा 15 माइनस एक्स 0 भी तो हो सकता है। हमें आंसर को ही पता है। आप, हमें आंसर क्या पता किस बिल्डर ने कितनी मंगाई, हमें नहीं मालूम। आप ये देखो, इसे 20 की जरूरत है, वो वहां से वाई मंगा चुका, तो यहां से कितनी मंगाएगा? 20 माइनस वाई, है ना? क्या पता ये 20 की 20 उससे मंगा ले, फिर वो इससे 0 मंगाएगा, तो ये लिया तो मैंने इक्वल टू 0। हमें नहीं पता बेटा इसने ए को कितनी भेजी, हमें आंसर नहीं मालूम है। ये तो हम पॉसिबिलिटीज बना रहे हैं, ऑल द पॉसिबिलिटीज। पक्का हिमांशी, कंफ्यूज नहीं होना ये बिल्कुल भी। भव्य अच्छे से क्लियर है? Yes. अनमोल बेटा, आपने एंट्री करते ही बहुत टिपिकल प्रॉब्लम कर ली है। तो आप मुझसे बिना हेजिटेशन के कोई भी एरो दोबारा समझ सकते हैं। नहीं मैम, क्लियर।
बहुत केयरफुली 2 बार पढ़नी चाहिए वर्ड प्रॉब्लम, वरना कोई ना कोई डाटा मिस हो जाता है। एक कोऑपरेटिव सोसाइटी है फार्मर्स की, उसको 2 क्रॉप उगानी है ए एंड बी, और उनके पास टोटल लैंड ही 10 है, 10 हेक्टेयर है। तो एजम्पशन समझ आ गया, क्रॉप ए x हेक्टेयर पे ग्रो की, क्रॉप बी y हेक्टेयर्स पे ग्रो की, और टोटल लैंड ही 10 है, तो टोटल लैंड शुड बी लेस देन इक्वल टू 10। आगे चलते हैं। वीड्स और पेस्टिसाइड्स को कंट्रोल करने के लिए, पेस्टिसाइड्स छिड़के गए दोनों क्रॉप्स पर। ए पर 30 ग्राम पर हेक्टेयर, 1 हेक्टेयर पे 30 ग्राम छिड़कने की नीड है, और बी पर, इसका भी पहले रफ वर्क कर सकते हो आप, बी पर 1 हेक्टेयर पे 15 ग्राम छिड़कने की नीड है। नॉट मोर देन 750 ग्राम से ज्यादा पेस्टिसाइड नहीं छिड़कना है, क्योंकि एक्स्ट्रा पेस्टिसाइड छिड़कने से भी क्रॉप डिस्ट्रॉय हो जाती है। तो चलो पेस्टिसाइड का टोटल करते हैं। 1 हेक्टेयर पे 30 ग्राम, तो x हेक्टेयर पे 30x ग्राम, 1 हेक्टेयर पे 15 ग्राम, तो y हेक्टेयर पे 15y ग्राम, एंड टोटल पेस्टिसाइड 750 ग्राम से ज्यादा नहीं होना चाहिए, लेस हो सकता है। सबसे बड़ी दुखदाई बात है बच्चों का साइन, ये साइन गलत लग जाता है। साइन गलत होने से कल सारे ग्राफ गलत हो जाएंगे, सारी शेडिंग गलत हो जाएगी, तो ये साइन बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे चलते हैं। प्रॉफिट 1 हेक्टेयर से 8000 का प्रॉफिट है, तो x हेक्टेयर से 8000x का प्रॉफिट होगा। 1 हेक्टेयर से 9500 का प्रॉफिट है, एंड इस प्रॉफिट को हमें करना है मैक्सिमाइज। और ये 2 कॉन्स्टेंट, मुझे 2 में से 1.5 क्यों मिले, क्या कमी रह गई? अब तो सब बता रहे हो, और हर साल का काम है, जब मैं टेस्ट लेती हूँ मुझे ये 2 मिसिंग मिलते हैं, और जब क्लास में पूछती हूँ सब बताते हैं कि मैम आपके ये 2 मिसिंग है। टेस्ट में मत छोड़ देना, मैं ज्यादा नंबर काटूंगी, बोर्ड में आधा कटेगा, मैं ज्यादा काटूंगी। बन गए कांस्टेंट। तो जैसे सारे एग्जाम्पल इजी थे, 6th वन वाज अ गुड, सिमिलरली पूरी एक्सरसाइज इजी है, क्वेश्चन 4th इज अ गुड वन। तो आज के लिए इतना ही, कल सीखेंगे हर वैरायटी का ग्राफ।